किसान शुरू से एक ही मांग पर अड़े हुए हैं कि केंद्र सरकार 3 काले कानूनों को पूरी तरह से वापस ले, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक नए कानून पर दोबारा से जो है चर्चा करके पार्लियामेंट में लेकर आए। लेकिन केंद्र की सरकार सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका पहुंची। कहा गया ये आंदोलन किसानों का गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को लगता है ये उनका संवैधानिक लोकतांत्रिक अधिकार है कि वो लोकतंत्र के अंदर शांतिपूर्ण तरीकों से अपनी आवाज को, चाहे वो सत्ता के विरोध में, उसे उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें वहां से हटने का फैसला देने से इनकार कर दिया और किसान डटा हुआ है। यहां तक कि 26 जनवरी आ रहा है, गणतंत्र दिवस है। इस दिन संविधान, हमारे देश में संविधान, देश कानून और संविधान से चलता है, वो लागू हुआ था। उस संवैधानिकता के आधार पर, के दम पर किसान मांग पे अड़ा हुआ है कि 26 जनवरी को दिल्ली, भारत की राजधानी में आउटर रिंग रोड पर वो अपने ट्रैक्टर, हर ट्रैक्टर के ऊपर तिरंगा झंडा लगाकर जय जवान जय किसान के नारे के साथ संविधान को के प्रति अपनी निष्ठा, अपनी देशभक्ति इजहार करता हुआ अपनी मांगों को उठाना चाहता है। फिर कोर्ट ने कहा ये कानून और व्यवस्था से जुड़ा मामला है, सुप्रीम कोर्ट इस पे कोई फैसला नहीं लेगी, ये सरकार और पुलिस को तय करना है। आप तय करिए कि आप इजाजत देते हैं या नहीं देते हैं। गृह मंत्री जी उठकर दिल्ली पुलिस ITO हेडक्वार्टर पहुंच गए। मीटिंग हुई दिल्ली पुलिस की गृह मंत्री जी के साथ और फैसला आया कि दिल्ली पुलिस किसानों को इस ट्रैक्टर रैली का तिरंगे झंडे के साथ इजाजत नहीं देती है। किसान अड़े हुए हैं कि वो दिल्ली के अंदर एक रिंग, एक घेराबंदी, शांतिपूर्ण तरीकों से जय जवान जय किसान के नारों के साथ हर ट्रैक्टर पर तिरंगा झंडा होगा, लेकिन वो भी अड़े हुए हैं। अब दिल्ली की 2 करोड़ आबादी हो या देश के लोगों को कहूंगी, बोलिए आप अगर इस ट्रैक्टर रैली, किसान का हमारा अन्नदाता है, वो ठीक कर रहा है, वो गलत कर रहा है, राजनीति से ऊपर उठकर आप सोचिए और अपनी बात को रखिए। या आपका देश है, या आपका अन्नदाता है। 26 जनवरी की परेड सुबह होगी दिल्ली में, राजपथ से निकलेगी, लेकिन उसमें किसी तरह का कोई भी रुकावट कोई भी नहीं डालना चाहता। वो हमारा एक संवैधानिक त्योहार है जिसे हमें बहुत ही गर्व और फख्र के साथ मनाते आए हैं और मनाना भी चाहिए। जहां पर राजपथ के ऊपर लड़ाकू जहाजों की हम लोग ऊपर देखते हैं, हम लोग देखते हैं टैंक चलते हैं, हमारी मिसाइल्स का प्रदर्शनी होती है, हमारी सैन्य ताकत का एक एहसास पूरे विश्व और देश को इसका करवाया जाता है। एक अच्छी बात है जब जवान अपने टैंकों के साथ, तिरंगे झंडे के साथ लेकर राजपथ पे निकल सकते हैं, तो उसके बाद हमारे किसानों को अपने हल, अपने ट्रैक्टर लेकर तिरंगे के साथ निकलने में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? क्यों पुलिस हमारे कानूनी संवैधानिक अधिकारों का हनन करना चाहती है? इसमें क्या बुराई क्या है, मुझे ये समझ नहीं आती। जबकि किसान संगठन सब जिम्मेदारी लेने को तैयार है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये पूरा का पूरा जो किसान ट्रैक्टर रैली है वो शांतिपूर्ण तरीकों से हो। 11 बैठकें फेल हो चुकी है। अभी किसी ने बहुत अच्छा बोला कि आपकी जब शर्ट फट जाती है ना, उस पे आप पैच लगाते रहते हैं। इसी तरह ये जो काला कानून है ना, इस पे 18 संशोधन सरकार खुद मान गई है कि इसमें 18 संशोधन करने की जरूरत है। यानी कि एक शर्ट फट गई है, उसमें 18 आपने टाकियां लगा दी हैं, तो बेहतर है ना वो आप शर्ट को आप फेंक दें और एक नई शर्ट आप खरीद लें। वही है कि आप इस कानून को आप फाड़िए और फेंक दीजिए, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने खुद आगे आकर इस कानून को जो है अभी रोक लगा दी है कि जब तक किसान और सरकार की वार्ता किसी नतीजे पर नहीं पहुंच जाती, ये कानून देश में लागू नहीं होगा, उस पर रोक लगा दी है। ये क्या एक तमाचा नहीं है केंद्र की मोदी सरकार के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट ने आपके बनाए कानूनों पर, जो किसानों के हित के कानून हैं, उस पर रोक लगा दी है? और अब तो आज की मीटिंग में केंद्र सरकार के मंत्रियों ने भी लिखित में सुझाव दिया है कि किसान मान जाए, हम 1.5-2 साल के लिए हम भी इस पे रोक लगा देते हैं, हम इसको लागू ही नहीं करेंगे। यानी कि केंद्र सरकार मान रही है कि ये कानून पूरी तरह से मात्र पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने वाला था, किसानों के खिलाफ कानून था। 18 संशोधन कर दिए, आप इसे फाड़ कर फेंकिए।
फरवरी के अंदर बजट सत्र आ रहा है, 1 महीने के अंदर किसान सरकार बैठ जाए, मिलकर एक कानून बातचीत से बना ले, उस कानून को आप ले आइए लोकसभा के बजट सत्र में, चर्चा करिए, पास करिए, फरवरी के अंदर सब खत्म कर दीजिए, शांत कर दीजिए, किसी को राजनीति का मौका भी मत दीजिए, चाहे वो विपक्ष हो, है ना, अच्छी बात, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय ताकतें हो, खालिस्तानी हो, आतंकी हो, है ना, सबकी राजनीति फेल हो जाएगी, ना विपक्ष कुछ कर पाएगा और ना अंतरराष्ट्रीय साजिश, आतंकी, खालिस्तानी कुछ कर पाएंगे। आप तो मौका छीन लेंगे उनके हाथ से, कानून निरस्त करके किसानों के साथ बैठ के नया कानून लाइए फरवरी में, जो किसानों में और देश के लोगों में यह विश्वास दिलाए कि हाँ, ये इससे अब किसान संतुष्ट है, खुश है, और आप हर एक से राजनीति करने का मौका या देशद्रोही ताकतों से सारे मौके छीन लेते हैं, हाँ या नहीं। अगर आप सहमत हो तो भाजपा संघ की सरकार को कहिए ये आरोप लगाना बंद करिए, रास्ते निकालिए। अब मैं आपको बताती हूं थोड़ी सी बात। आलू, हमारा किसान, मैं 3 बार सिद्धू बॉर्डर गई हूं और 15 अभी जनवरी को टीकरी बॉर्डर गई हूं। आलू का किसान है वहां पर, हरियाणा का। उससे पूछा कि आपको क्या दिक्कत है। उस किसान ने बताया, जिसका जिक्र राहुल गांधी जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खेती का खून में इसका जिक्र भी किया 8 नंबर पेज पर, जिसमें लिख रहे हैं हाल ही में देश में आलू का उत्पादन इतना बढ़िया हुआ कि हमारे किसानों ने मेहनत करके इतना आलू उगा दिया है, उसके बावजूद केंद्र की मोदी सरकार कुछ पूंजीपतियों को 10 लाख टन आलू बाहर से खरीदने के लिए इजाजत दे दी है। आप समझ रहे हैं, अपना किसान आलू लेकर बैठा हुआ है 2-4 रुपए किलो पर, ठीक है, बेच रहा है, उसको अपनी लागत भी नहीं मिल रही। लेकिन मोदी सरकार की क्या मजबूरी थी कि उसने अपने कुछ पूंजीपति मित्रों को या निजी लोगों को बाहर से 10 लाख टन आलू इस 31 जनवरी तक खरीदने को कह दिया, और उसपे जो आयात शुल्क होता है उसे भी सीधा 30% से कम करके 10% कर दिया। यानी कि पूरी तरह पूंजीपतियों का फायदा। और जो आलू 10 लाख टन बाहर से आएगा तो हमारा आलू, हमारे किसान का आलू कौन खरीदेगा? ये सच्चाई। दूसरी सच्चाई आपको बताती हूं, वहां तो खरीदा जा रहा है, अब यहां जो है खाने के तेल का घोटाला, ये भी सुनिएगा। इस पे जो है भारत की केंद्र सरकार ने तेल को बाहर, जो सोयाबीन का हमारा किसान है वो अपना सोयाबीन की फसल से या फिर जो भी अपना प्रोडक्ट है बाहर नहीं बेच सकता। इस पे किसान के लिए रोक लगा दिया, आप नहीं बेच पाओगे, बल्कि जो इससे जुड़ा पूंजीपति व्यापारी है ना वो भी नहीं बेच पाएगा। तो आप कहोगे तो अच्छी बात है, आप समझ रहे हैं। और आयात पर भी इन्होंने जो है वो रोक लगाकर ये कहा है कि जो सोयाबीन का तेल 80 रुपए लीटर पर था, वो पूंजीपति कितने में बेच रहा है भारत में? 145 रुपए लीटर। किसका है? अदानी का तेल है। ध्यान से देख लीजिएगा, वही तेल खा के माफी चाहूंगी, एक हमारे क्रिकेटर जो हार्ट का दिल का कहते थे कोई रोग नहीं होगा, हार्ट अटैक नहीं आएगा। दुर्भाग्य है, दुखद बात है कि जिस अदानी के तेल का वो प्रचार कर रहे थे, उसी तेल की एड से उनको हटा दिया गया क्योंकि उनको हार्ट अटैक आया। आप समझ रहे हैं, उसी पूंजीपति का ये जो तेल है जो अभी तक 80 रुपए लीटर था, आज उसकी कीमत 145 रुपए लीटर हो गई है। लेकिन किसान से जब ये पूंजीपति सोयाबीन की फसल से लेता है तो उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य जो तय है वो नहीं मिल रहा। ये मैं नहीं कह रही, एक सोयाबीन का किसान कह रहा है कि हमें न्यूनतम समर्थन नहीं मिल रहा, पर पूंजीपति अपना तेल जो है वो इतने दामों पर उपभोक्ताओं को हमें बेचकर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। अब मैं आपको लेकर चलती हूं प्रधानमंत्री बीमा योजना पर। आपको मालूम है पिछले 6 साल में लगभग प्रधानमंत्री बीमा योजना, जो पूंजीपतियों की बीमा कंपनियां है ना, निजी कंपनियां, उन्होंने किसानों की फसलों के बीमा किए और 90,000 करोड़, जी हाँ 90,000 करोड़ प्रीमियम के तौर पर किसान और सरकार से वसूला। 90,000 करोड़। और जब फसलें बर्बाद हुई तो आप देखिए, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, मुआवजे के नाम पर किसी को 200 रुपया, किसी को 150 और किसी को 40 रुपया तक मुआवजे के तौर पर मिला। और पूंजीपतियों ने, बीमा कंपनियों ने प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत 26,000 करोड़ का मुनाफा कमा लिया। कुल 90,000 करोड़ का
प्रीमियम भरा, सरकार किसानों ने मुआवजे के नाम पर 100-150 रुपया मिला और मुनाफा कमाया 26,000 करोड़ का। समझ रहे हैं किसान क्यों अड़ा हुआ है? अब ये कह रहे हैं केंद्र की जो सरकार है, आज भी उनकी एक सांसद ने, भाजपा की सांसद ने कहा ये सब देशद्रोही हैं, आतंकी हैं, नक्सली हैं, देशद्रोही हैं, बात नहीं कर रहे, हमने कांग्रेस ने इन्हें गुमराह किया हुआ है। मैं ये कह रही हूँ, रोज टीवी में डिबेट्स हो रही हैं, सुनिए, डिबेट्स को सुनिए और उसमें किसान अगर आ रहा है उसे जरूर सुनिए। भूल जाइए भाजपा और कांग्रेस क्या कहती है, उनकी तू मैमे में मत आइए। लेकिन किसान अगर किसी भी टीवी की डिबेट चर्चा में बैठा है, उस किसान का तर्क क्या है इन 3 काले कानूनों को, उसे जरूर सुनिए। और अगर आपको लगता है किसान की मांग जायज है, किसान ठीक कह रहा है, न्यूनतम समर्थन मूल्य हम कह रहे हैं मिलेगा, अरे कहने की गारंटी क्या है? वो कानून चाहता है आपसे, जो कानून आपके कहने से नहीं आएगा, वो कानून अध्यादेश लाएंगे, उस अध्यादेश को आप पार्लियामेंट में लाएंगे, पास करवाएंगे, तब वो कानून बनेगा। मुंह से मुंह जबानी बातें कुछ नहीं होती। अगर आप कहते हैं 18 संशोधन इस कानून में करेंगे, वो भी कहने से नहीं होगा, उसके लिए अध्यादेश, नोटिफिकेशन जो है, हमें ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा पार्लियामेंट, हमारी कैबिनेट को। उसके बाद ये भी बात, चाहे आपको कानून रद्द करना है, कानून में बदलाव करने हैं, आपको कानून निरस्त कर देना, कानून पर रोक भी लगानी है, तो आपको ये सारा काम ऑर्डिनेंस, अध्यादेश और उसके बाद पार्लियामेंट में चर्चा के बाद कानून लाकर कर सकते हैं। ये जो मीटिंगों में 3 बैठकर किसानों को गुमराह कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, और बाहर इनके भाजपा के नेता एक जबान बोल रहे हैं और दूसरे जो मीटिंग में बैठे वो दूसरी जुबान बोल रहे हैं, ये किसान है, आप समझ रहे हैं, जिन्हें कह रहे हैं गुमराह हो गए, बच्चे हैं, उंगली पकड़ के चला रहे हैं, इन्हें समझ नहीं आ रहा, ये बेवकूफ है। आज भी टीकरी बॉर्डर पे पता है क्या नाम है, जय भगवान राणा, जय भगवान एक राणा, हमारे किसान ने जहर खाकर अपनी जान आज दे दी है। शायद कोई टीवी वाले इस जय भगवान राणा किसान को नहीं आज आपको दिखा रहे होंगे कि उस जय भगवान ने क्यों जहर खा लिया। मात्र इसलिए बीजेपी ने, हमने कहा कांग्रेस ने कि ये कानून आपके खिलाफ है, और वो मान गया और उसने जहर खा लिया। उसकी अपनी अकल, अपनी सोच में ही थी। 2 महीने ठंड में बैठे, और आज टीकरी बॉर्डर में 2 और किसानों ने ठंड में अपना हृदय गति रुकने से, हार्ट अटैक से दम तोड़ा। 70 किसान सर्दी ठंड में मात्र कांग्रेस के गुमराह करने पर हमने कहा बैठ जाओ, ये कानून आपके खिलाफ है, वो बैठ गए। मैं आपसे कहूंगी, सरहद पर हमारा जवान हो, मालूम नहीं अर्नब गेट चल रहा है, व्हाट्सएप पे लिखा है पुलवामा होने वाला है, ये उसे पता था पुलवामा होने वाला है और 40 जवान हमारे शहीद होने वाले हैं, उसे पता था। ये उसे पता था पुलवामा के बाद जो है वो बालाकोट एयर स्ट्राइक किया जाएगा पाकिस्तान पे, ये उसे पता था पहले से, और उसका लाभ आने वाले 2019 के चुनावों में होगा, ये भी उसे पता था, उसे सब पता था। आप समझ रहे हैं? अरुणाचल प्रदेश में पिछले 3 महीनों में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के अंदर घुस के, हमारे राज्य अरुणाचल में घुस के एक पूरा गांव बसा दिया है, प्रधानमंत्री स्मार्ट सिटी के नाम पर। आप समझे 7 साल से किसकी सरकार है देश में? अरुणाचल प्रदेश में किसकी सरकार है? भाजपा की दोनों जगह सरकार है। गांव कब बसा? पिछले 3 महीने में बसा। किसको खबर नहीं लगी? अरुणाचल प्रदेश में पूरा गांव बसा दिया है। और ये कहते हैं ये तो राजीव गांधी के जमाने की पॉलिसीज है। राजीव गांधी जी को हमारे बीच से गए 30 साल हो गए। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री होकर पॉलिसी ला सकते हैं, तो आपकी तो पूर्ण बहुमत की भाजपा की इतने मजबूत कद्दावर नेता, 56 इंच का सीना रखने वाले, चीन को लाल आंख दिखाने वाले, उन पॉलिसीज को आज रद्द क्यों नहीं कर सकते हैं? फाड़ के फेंक दीजिए, कह दीजिए हम ऐसी कोई पॉलिसी को 30 साल बाद मानने को तैयार नहीं है। और जब वो जमीन, विवादित जमीन, अरुणाचल प्रदेश हो या आपका डोकलाम की जमीन हो या आपके आज लद्दाख की विवादित जमीन है, एक जमीन पर कोई विवाद नहीं, जो चीन की है वो चीन की, जो हमारी, और एक विवादित जमीन है। इन विवादित जमीनों पर एक ईंट कांग्रेस ने नहीं लगने दी। अरुणाचल में हमारी सरकार थी, देश में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, एक ईंट नहीं लगने दी। और अब एक ईंट नहीं, पूरा गांव पिछले 3 महीने में उसी विवादित जमीन पर अरुणाचल में बसा दिया गया। और भाजपा के एक सांसद ने
एनडीटीवी में अपने इंटरव्यू में कहा है कि 4-5 किलोमीटर नहीं, 50-60 किलोमीटर। मैं नहीं, भाजपा का अरुणाचल से सांसद, अरुणाचल प्रदेश में 2 संसदीय सीट है, दोनों के दोनों सांसद भाजपा के हैं। एक भाजपा का सांसद एनडीटीवी में जाकर बताता है, सैटेलाइट पिक्चर्स एनडीटीवी जारी करता है कि ये सैटेलाइट पिक्चर है, 3 महीने पहले ये जगह खाली थी, 3 महीने बाद चीन ने पूरा गांव अरुणाचल में बसा दिया। और भाजपा के सांसद कहते हैं कि 4-5 किलोमीटर नहीं, 40-50 किलोमीटर अंदर घुस के उसने पूरा अपना एक गांव, सड़क सब बना लिया है। और ये सब केंद्र की मोदी सरकार, चौकीदार की नजर के नीचे हुआ है। और वहीं उनके दूसरे भाजपा के सांसद, केंद्र में मंत्री हैं किरण रिजिजू, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि तो राजीव जी की पॉलिसी है 30 साल पहले। 30 साल बाद या इन 7 सालों में मोदी जी आपको कौन रोक रहा है? चीन रोक रहा है? कौन रोक रहा है आपको इन पॉलिसियों को फाड़कर फेंक देने से? किसने आपको रोका कि ये 3 गांव बनाने से आप मत रोकिए? किसने आपको कहा? रोक सकते थे ना, आपकी सरकार थी, आपका सांसद आपको रोज आकर बता रहा था कि वहां क्या हो रहा है। पूरा गांव बस गया। देश आपका है, देश मेरा है। बाहर में मैं कहती हूं ठीक है, कांग्रेस विपक्ष कमजोर है, हम में कोई दम नहीं है ना, ठीक है, कांग्रेस को अभी साइड पर रख दीजिए, हम कमजोर हैं, हमें दम नहीं, हम अपना संगठन बनाकर अपने आप को मजबूत कर लेंगे और देश की लड़ाई हम जितने मर्जी मजबूत हो, कमजोर हो, हमारे पास 100 लोग हों, 2 लोग हों। राहुल गांधी जी ने भी अपनी प्रेस वार्ता में कह दिया, अगर पूरा देश भी एक तरफ हो जाएगा तो इस देश के लिए जो वो बेहतर समझते हैं, वो अकेले भी अगर होंगे तो वो अकेले एक तरफ खड़े होकर इस देश के लिए बात को कहते रहेंगे, बिना डरे, बिना धमके, चाहे उनकी हत्या करा दी जाए। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आज पेट्रोल और डीजल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और हमारे देश में, मुंबई में तो 90 पहुंच रहा है, दिल्ली राजधानी में 80 और 85 पहुंच रहा है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। और पेट्रोल डीजल पे कितने लाख करोड़ कमाया है, कितने लाख करोड़ रुपया, क्योंकि अर्थव्यवस्था, जीडीपी तो चरमरा गई। अब पैसा कहां से आएगा? आपकी जेब से आएगा। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दीजिए, वहां से आएगा। महंगाई बढ़ेगी, 100 रुपए की चीज 200 रुपए पर पड़ेगी, आपसे आएगा। नौकरियों के नाम पर आज बिहार का वीडियो आया है, बिहार में युवा रोजगार मांगने के लिए सड़कों पर उतरा, पुलिस ने बेरहमी से लाठीचार्ज करके उन्हें पीटा। आज का वीडियो है, बिहार का है, बेरोजगार पढ़े लिखे युवाओं का है। ये सच्चाइयों से आप आंख कैसे मूंद सकते हैं? मुझे तो समझ नहीं आती। जो साक्षात आपको दिख रहा है इस देश के लिए, चाहे वो बेरोजगारी में लाठियां खाता युवा बेरोजगार, आज की तस्वीर बिहार की है, पेट्रोल डीजल के दाम हो, चीन और पाकिस्तान से मिल रही सरहद पे चुनौतियों के बीच में हमारे 56 इंच का फेल होता सीना हो, और या दिल्ली की दहली सरहद पर बैठा हुआ हमारा अन्नदाता और किसान दम तोड़ रहा है हर रोज सर्दी में, वो हो। इन सच्चाइयों से आप कैसे मुंह मोड़ सकते हैं? कैसे? मेरी तो समझ से परे है। आपकी देश है, आपको बोलना है बोलिए, नहीं बोलना तो तमाशबीन बनकर बैठे रहिए, देखिए तमाशे को होते हुए। जब तक ये आग आपके और हमारे घरों तक नहीं पहुंच जाती, तब तक आराम से टीवी चैनल ऑन करिए, तू मैं लड़ाई झगड़े टीआरपी के चक्रों में आराम से देखिए। जो सत्ता में बैठा है ना, खूब पैसा है, वो खूब विज्ञापन इन चैनलों को दे रहा है कि सच्चाई मत दिखाइएगा। अगर आपने सच्चाई दिखाई, सत्ता से सवाल किया, तो आपके विज्ञापन बंद कर दिए जाएंगे, आपके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाएगी, हमारी सरकार, हमारी कानून, आपको जेल में ठूस दिया जाएगा, आपकी हत्या करवा दी जाएगी। इसलिए आज जो अखबार कलम लिखते लिखते रुक जाती है, जो टीवी चैनल हकीकत दिखाते हुए, आप समझ रहे हैं, तय कीजिए। मैं आपसे कहूंगी, मैं बोल सकती हूं, तो आपका मुंह किसने बंद किया हुआ है? अखबारें नहीं लिख रही, टीवी हकीकत नहीं दिखा रहा, पूरा प्रशासन जो है वो किसी के, मैं कहती हूं, कब्जे में है, मुट्ठी में है। आपकी जबान किसने सीली है? आप तो देशभक्त है ना, ये देश आपका है ना, आप तो सब चीजों को सामने देख रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था, मैं नहीं कह रही, अर्थशास्त्री, हमारे जो शास्त्र विशेषज्ञ हैं उनका कहना है पहले -23 जीडीपी गिरी थी, फिर पिछली तिमाही में -7% गिरी, और अब जो तिमाही मार्च तक, क्लोजिंग तक -25%, हमारी पूरी जीडीपी का 25% गिरावट आने वाली है। उद्योग धंधे सब, आज तो मालूम नहीं, किसानों के बीच में थी, मास्क लगाया हुआ था, ऐसा देखा जा रहा था जैसे मैं एक अपराधी हूं।
हटाना पड़ा मास्क, क्योंकि किसानों के सवाल का जवाब नहीं था। उन्होंने मुझसे पूछा, मैं सिंघू बॉर्डर गई, टीकरी बॉर्डर गई, हजारों की लाखों की तादाद में किसान बैठे हैं, कोई मास्क नहीं है, कोई हाथ नहीं धो रहा, कोई सोशल डिस्टेंसिंग, दूरियां एक दूसरे से नहीं है। उनका कहना है कि कुदरत कोई ताकत है, वरना जिस तरीके से ये महामारी फैल रही है और हम वैक्सीनेशन की तरफ करोड़ों रुपया इस तरीके से हम इस पे जो है लगा रहे हैं, यहाँ तो महामारी फैल जानी चाहिए थी पूरी तरह से। लोग कोरोना से जो है सिंघू बॉर्डर पे या टीकरी बॉर्डर, गाजियाबाद बॉर्डर और ना जाने कितने बॉर्डर, पलवल बॉर्डर पे जो किसान बैठा है 2 महीने से बैठा है, एक की भी मौत जो है या एक भी मामला कोरोना वायरस का नहीं आया है। जो दम तोड़ रहे हैं वो खुले ठंड, सर्दी, बरसात में बैठे हुए, हृदय गति रुकने से या जहर खाने से 70 किसान पिछले 2 महीने में दम तोड़ गए, एक की भी मौत कोरोना से नहीं हुई। तो उन्होंने कहा यहाँ आना तो मास्क उतारिए, और मास्क उतारा मैंने, लेकिन मुझे नहीं मालूम सच्चाई क्या है। कुदरत की कोई ताकत है जो इन किसानों को इतनी हिम्मत और इतनी ताकत दिए हुए है, क्योंकि ये अन्नदाता हमारा आज पीड़ा में है, दर्द में है। मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली की दहलीज पे किसान बैठा है, इसलिए मेरे लिए आसान है 20-30 किलोमीटर जाकर उन तक पहुंचना। देश के कोने कोने के लोगों को कहूंगी, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहूंगी, गुजरात। आप दिल्ली की दहलीज पे बैठे हुए इस किसान के रोज के दर्द को नहीं देख पा रहे हैं, इसीलिए इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल्स बनाए हैं, अपने वीडियो बना रहे हैं और अपनी वहां की हकीकत सच्चाई को रख रहे हैं। 15 जनवरी को जब मैं टीकरी बॉर्डर पे थी, किसानों के कैंप में, उनसे बैठकर मैंने सीधा संवाद किया, लाइव किया, जो आपके साथ मैंने शेयर भी किया, जो भी सच्चाई थी। 2 महीने से अन्नदाता बैठा है, आतंकी है, खालिस्तानी है, देशद्रोही है, विपक्ष कांग्रेस ने गुमराह किया हुआ है, राहुल गांधी जी इन्हें हवा दे रहे हैं। क्या मजबूरी है? कल 11वीं बैठक क्यों कर रहे हैं? मत कीजिए ना। क्यों सुप्रीम कोर्ट और आप इस कानून को बेवजह 1.5 साल 2 साल के लिए रद्द कर देना चाहते हैं? क्यों? कानून तो अच्छा है ना, फिर क्यों रद्द कर देना चाहते हैं आप इस कानून को? क्यों आप एमएसपी के ऊपर किसने रोका है? कल कैबिनेट की मीटिंग प्रधानमंत्री जी बुलाइए, कल बुलाइए, परसों बुला लीजिए ना। प्राथमिकताओं में अगर इस देश का किसान और कृषि है आपके पास, तो कल कैबिनेट की मीटिंग बुलाइए और उसमें अध्यादेश, ऑर्डिनेंस लेकर आइए कि हम एमएसपी पे कानून ला रहे हैं। और बजट सत्र आ ही रहा है, पार्लियामेंट में ले आइएगा, जो किसानों की मांग है कानून बना दीजिएगा। लेकिन आप ऐसा कर क्यों नहीं रहे? ये हम सबकी समझ से परे है कि आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के लिए किसान इंपॉर्टेंट है तो समझ नहीं आ रही है। दिल्ली में प्रधानमंत्री जी आप बैठे हैं, दहलीज पे किसान बैठा हुआ है। फेल कर दीजिए ना सबकी राजनीति को, फेल कर दीजिए। कहिए किसानों को मैं आ रहा हूं और उसी जमीन, उसी टीकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर पे जो हमारा देश का किसान बैठा, उसके बीच में बैठूंगा, उनके साथ खाना खाऊंगा, उनके बीच में चाय पीऊंगा, उनसे चर्चा करूंगा और जो वो चाहेंगे वो करके सारी राजनीतियां जो विपक्ष कर रहे, उसे फेल करके मैं आ जाऊंगा। क्यों नहीं कर रहे? क्यों? क्या मजबूरी है? किसका दबाव है? आज जो आप कह रहे हैं ना, हम किसानों से चर्चा कर रहे हैं, 11वीं चर्चा आपकी हो रही है, देश भर में आप अपने प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं, चर्चा करेंगे। बेहतर नहीं होता कि ये चर्चा आप इन कानूनों को लाने से पहले कर लेते? अध्यादेश के माध्यम चोर दरवाजे से चुपचाप तालेबंदी में पूंजीपतियों द्वारा उन्हें लाभ पहुंचाने वाला ये बिल आप ले आए चोर दरवाजे से। पार्लियामेंट में आपने कहा कोरोना काल है, चर्चा नहीं होगी, प्रश्न काल नहीं होगा, वोटिंग नहीं होगी, थोप दिया। अब आप भुगत रहे हैं, अब आप भुगत रहे हैं। यही चर्चा, यही थोड़ा सा रुक कर आपने पहले कर लिया होता तो ये सारा फसाद होता ही नहीं। विपक्ष को, किसी को राजनीति करने को ना मिलता, ना किसी नक्सली, आतंकी जिनके आरोप लगा रहे उन्हें कोई मौका मिलता ये सब करने का। लेकिन आपने तब ऐसा नहीं किया। अब आप पूरी तरह से फंस चुके हैं। लेकिन मैं ये कह रही हूं, अगर किसानों को लाठी के दम पर रोकने की कोशिश हुई तो वो किसान सर पर कफन बांध के बैठा है, जिससे मैं मिलकर आई हूं। वो कफन बांध के बैठा है, वो सर्दी और ठंड में खुले में अपनी जान तो दे रहा है। वो किसी ने भगत सिंह, कोई चंद्रशेखर आजाद, उनकी फोटोएं लगा के उनकी किताबें पढ़ रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेज की गोली से मरना जो है कबूल नहीं किया और खुद की गोली से वो शहीद हुए। भगत सिंह पार्लियामेंट में बम फेंका अंग्रेजों के समय पर,
उस समय अंग्रेजों ने उन्हें आतंकी कहा, पर हमारी नजर में वो एक देशभक्त कहलाए और फांसी के तख्तों पर वो अपने उस काम के लिए उसे चूमते हुए फांसी के तख्ते पर चढ़ गए। 26 जनवरी आ रहा है, किसान जहर खा रहा है, किसान भगत सिंह की किताबें पढ़ रहा है, किसान हिंसक नहीं है, किसान गांधी की तस्वीर रखकर शांतिपूर्ण तरीकों से, अहिंसात्मक तरीकों से, गांधीवादी तरीकों से आंदोलन कर रहा है, कफन बांध कर आया है। उसका कहना हमारे हाथ में तिरंगा रहेगा। 26 जनवरी को हम अपने हल और ट्रैक्टर लेकर आउटर रिंग रोड पर एक चेन बनाएंगे और हम अपना एक गणतंत्र दिवस जो है वो मनाना चाहते हैं। अगर उसे रोका गया लाठी के दम पर तो वो तिरंगा आगे करेंगे, लेकिन अपना हाथ नहीं उठाएंगे। कफन बांध कर आए हैं। 15 तारीख को ऐसे ही कुछ हुआ, पुलिस ने लाठी चलाई और वो लाठी मेरे हाथ पर आकर लगी, खूनो खून हो गई। 4-5 टाँके एक हफ्ते बाद खुल जाएंगे। दर्द इसका नहीं है, ठीक है, थोड़ी दिन का दर्द है, पर दर्द उस किसान को दिल्ली की दहलीज पर 2 महीने से बैठा हुआ केंद्र की तानाशाह जिद्दी अहंकारी सरकार के सामने उसे दम तोड़ते हुए रोज देखते हुए जरूर दुख और पीड़ा हो रही है। रोज दुख और पीड़ा हो रही है। उठाइए आवाज, हाथ जोड़कर कहूंगी, आप तो किसी अगर राजनीतिक दल से नहीं है, आपका तो किसी राजनीतिक पार्टी से अगर लेन देन नहीं है, तो आप मत सोचिए दूसरे राजनीतिक दल कौन क्या कह रहा है। आप सिर्फ अपने अन्नदाता, अपने किसान की तरफ देखिए, उसकी उठती आवाजों की तरफ देखिए, उसके साथ हो रहे अन्याय की तरफ देखिए और उसके इस संवैधानिक अधिकार का सम्मान किया जाए कि वो तिरंगा लेकर हमारे हल, हमारे ट्रैक्टर के साथ 26 जनवरी को एक ट्रैक्टर परेड निकालना चाहता है शांतिपूर्ण तरीकों से। उसमें हम दिल्ली के लोगों से कहूंगे 2 करोड़ लोगों को शामिल होंगे। हम सब लोग जय जवान जय किसान के नारे के साथ अपने संविधान की शपथ लेते हुए, हम किसानों को ताकत देते हुए इस परेड को हम दिल्ली पुलिस से भी कहेंगे इजाजत दीजिए। दिल्ली पुलिस ने कहा हम इजाजत नहीं देंगे, लेकिन दिल्ली की 2 करोड़ आबादी किसानों को इस चीज की इजाजत ही नहीं देती, क्योंकि मैं दिल्ली की बेटी हूँ, दिल्ली में पैदा हुई, पली बड़ी और दिल्ली के बहुत लोगों से बात हुई, किसी को भी नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है, ये ठीक है, उनको लगता है। इसलिए मैं कहती हूँ दिल्ली की 2 करोड़ आबादी हूँ, मैं दिल्ली की बेटी हूँ, अपने किसानों के साथ उनकी इस ट्रैक्टर रैली का समर्थन ही नहीं करती, तिरंगा झंडा लेकर 26 जनवरी को शामिल भी होंगी और पुलिस को कहूंगी मत उठाइएगा लाठी इन किसानों के ऊपर। अगर ऐसा हो गया, एक भी खून बहा, किसी के सर पे लाठी पड़ी, लाला लाजपत राय अंग्रेजों की लाठी से सर पे पड़ी, लहू लुहान हो गए, दम तोड़ दिया, लेकिन जिसके लिए उन्होंने कुर्बानी दी थी उस अंग्रेज तानाशाह सरकार को हिलाकर छोड़ा और देश को आजादी मिली। इसीलिए इन 3 काले कानूनों से हम अपने किसानों को आजाद करवा कर रहेंगे। उसके लिए कोई भी कुर्बानी हमें देनी पड़ी, हम देंगे। मैं आपसे कहती हूं, अंधभक्तों के आंखों में पट्टी बंध चुकी है। धर्म जाति के नाम पर बंटवारों को लेकर, क्योंकि उनके जहन में, उनके खून में नफरत भर दी गई है, नफरत से भर दिया गया, उनकी आंखें बंद कर दी गई हैं। परवाह मत करिए, परवाह मत करिए आप इनकी। ये आपको गाली देंगे, अभद्रता करेंगे आपसे, लेकिन डरिए मत, बिना किसी से डरे। किसानों की, देश के जवानों की, बेरोजगार युवाओं की, बलात्कार की शिकार होती हर रोज हमारी बेटियों की आवाज बनिए। मैंने आज फेसबुक लाइव आपसे किया है, अच्छा लगे मेरी बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए, शेयर कीजिएगा और अपना वीडियो, अपनी फेसबुक लाइव, अपने विचार, अपनी सोच जिसके भी समर्थन में है, आप सरकार और पूंजीपतियों के समर्थन में, इस काले कानून के समर्थन में, उसका वीडियो बनाइए। लोकतंत्र है, आपको अपनी बात रखने का अधिकार है, हम आपको गाली नहीं देंगे, लेकिन अगर आप इस किसानों के खिलाफ जो काला कानून आया है उसके खिलाफ है, किसानों के समर्थन में है, उनके हक अधिकारों की आवाज को बुलंद चाहते हैं देखना, तो उसके लिए भी बोलिए और परवाह मत करिए कि कोई और आपको गाली निकालेगा। आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। उम्मीद करते हैं कि कल की 22 जनवरी की 11वीं बैठक सफल हो पाए, कोई हल निकल पाए और किसान यहाँ से अपने घर वापस लौट पाए और वापस अपने खेत और खलिहानों में जाकर हल चला सके, ताकि ये देश कृषि प्रधान देश जो रहा वो भूख की कगार पर आकर कभी उसे भूखमरी से न मरने की नौबत आ जाए। बनिए अपने अन्नदाता की आवाज़, गर्व महसूस होगा आपको। जय हिंद, जय भारत।